नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रीस और टर्की के मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इन दोनों देशों के बीच में जो समुद्री सीमा है उसको लेकर विवाद चल रहा है। विवाद नया नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन 2020 में अगस्त महीने से यह विवाद अक्सर सुर्खियों में रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही हैं इस डिस्प्यूट को लेकर। रिसेंटली 16 से 18 मार्च के बीच में दोनों देशों ने वार्ता करी थी इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, लेकिन वो वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और कई राउंड हो चुके हैं। इस तरह की टॉक्स मतलब मल्टीपल राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस डिस्प्यूट का कुछ भी हल नहीं निकला है। तो अभी क्या है कि यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है, वो ये देखते हैं कि एक साल में क्या चर्चा में रहा। अब क्योंकि इसमें यूएन क्लॉज का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, यूएन क्लॉज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाने की संभावना है। तो ये एक एग्जाम्पल बनाकर यूएन क्लॉज पर क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। इसमें हम डेली सेक्शनल टेस्ट लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज है। तो अगर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर लो। 30 क्वेश्चंस होते हैं डेली, 30 मिनट के लिए लाइव होता है 12:30 बजे दिन में रोज। आप चाहो तो 15 मिनट में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी हम सेक्शनल टेस्ट के साथ हमने शुरुआत करी है, धीरे धीरे हम फुल लेंथ टेस्ट पर जाएंगे और इसमें डेली आपके पास प्राइस जीतने का मौका है। तो जो इसमें फर्स्ट से थर्ड रैंक लाएगा उसको 1 महीने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यूपीएससी सीएससी का 4th और 5th रैंक को 500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर और 6th to 10th 200 रुपीज का अमेजॉन वाउचर। जो परसों के विनर्स हैं उनकी लिस्ट घोषित हो चुकी है। आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, वहां पर हमने लिस्ट अनाउंस कर दी है और हमारी टीम के सदस्य उनको संपर्क करके ये प्राइजेस उनको दे देंगे। तो जो जीते हैं उनको बधाई। और मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि इन प्राइजेस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो। यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आपके 10 नंबर भी ज्यादा आ जाते हैं ड्यू टू दिस टेस्ट सीरीज तो वो आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा प्राइज होगा। लेकिन फिर भी एक छोटा सा मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। जो अच्छा मेहनत कर रहा है डेफिनेटली ही और शी शुड हैव सम रिवॉर्ड इन साइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस लेते हैं और इन क्लासेस में 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। एक प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी और दूसरा आइकॉनिक जहां पर आपको क्लासेस के अलावा एक मेंटोर भी मिलेगा। मेंटोर क्या करेंगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, डे टू डे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तैयारी से संबंधित तो उसको सॉल्व कराएंगे। तो मेंटोर वाला जो ये एस्पेक्ट है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के गैप को ब्रिज कर देता है। तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप एक ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन वाले मोड में नहीं पढ़ रहे हो, इसकी आपको कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक तरह का मिक्सचर हो गया। यहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी और इन सभी प्लान्स में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल, दैट इज माय नेम, एंड यू विल गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। तो ये प्राइस आपको पे करनी रहेगी। ऑप्शनल की तैयारी भी आप यहां पर कर सकते हैं और ऑप्शनल और जीएस के कोर्स अगर आप साथ में लेते हैं तो आपको प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट है। सो Remember, always use the code while purchasing any subscription from Unacademy। और अगर आप यूपीएससी के अलावा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सब्सक्रिप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। अगेन नॉट एट दिस प्राइस, यूज द कोड एंड गेट दिस प्राइस। ग्रीस और टर्की ने 16 मार्च को 60th राउंड की वार्ता शुरू करी थी। वार्ता खत्म हो चुकी है एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं और इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो 60 राउंड्स हो चुके हैं सिंस 2002, लेकिन खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में ये पहली वार्ता थी। अब इस मुद्दे को समझने के लिए आपको थोड़ा मैप देखना जरूरी है। तो आइए हम जूम इन करते हैं टर्की और ग्रीस के ऊपर। तो टर्की और ग्रीस के आसपास जो समुद्र हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्टली इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन सा देश स्थित है। तो उसका आंसर था टर्की। ठीक है, तो ब्लैक सी है टर्की के नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन टू बी स्पेसिफिक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है यहां पर, और यहां पर है साइप्रस नाम का ये आइलैंड और इसमें 2 देश चलते हैं, 2 सरकारें चलती है। आगे बताता हूं कौन सी। तो ये है साइप्रस, ये है टर्की और ये है एजियन सी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीस और टर्की के बीच में कौन सा समुद्र है तो यहां पर आपका जवाब होगा एजियन सी और ये है आयोनियन सी। तो इटली और ग्रीस के बीच में है आयोनियन सी, यहां पर स्थित है एड्रियाटिक सी और ये है मेडिटेरेनियन। अब ग्रीस और टर्की के बीच में ये समुद्री सीमा विवाद एजियन और मेडिटेरेनियन में है। जहां पर ये मैं माउस का पॉइंटर अभी घुमा रहा हूं, लगभग इस एरिया के अंदर ये विवाद है। विवाद की जड़ क्या है? ये वाले जो आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये टर्की के मेनलैंड के पास हैं तो टर्की के आइलैंड्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे आइलैंड्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं मोस्टली सब ग्रीस के स्वामित्व में हैं, ग्रीस के आइलैंड्स हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि टर्की कहता है कि भाई हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम अपनी टेरिटोरियल वाटर्स को आगे कहां पर लेके जाएं, और ग्रीस क्या कहता है कि क्योंकि ये आइलैंड्स हमारे हैं तो ये सारा टेरिटोरियल वाटर हमारा है। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, इसमें कुछ और भी न्यूआंसेस हैं जिनको मैं आगे आपको समझाता हूं। अब पहले ये समझ लो कि किसी भी देश के टेरिटोरियल वाटर्स तय कैसे होते हैं, यानी कि समुद्र में किसी देश की सीमा कहां तक होगी।
इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉस इसको कहते हैं। 1982 में ये साइन किया गया था ज्यादातर देशों के द्वारा। इसके अनुसार, यूएन क्लॉस के अनुसार 12 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर तक किसी भी देश की सीमा होती है समुद्र में, और वहां तक उस देश के कानून लागू होंगे। वहां पर अगर आप कोई भी क्राइम करते हो समुद्र तट से 22 किलोमीटर तक, तो जो भी उस देश की कानून है वो आप पर लागू होंगे। मान लो भारत है तो भारत में आप पर आईपीसी के तहत मामला चलेगा। तो ये 22 किलोमीटर का एरिया उस देश की सॉवरेन टेरिटरी होगी, लेकिन वहां पर फॉरेन जहाज आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट का शिप है तो वो जा सकता है, और मिलिट्री जहाज भी जा सकते हैं, बशर्ते वो अपनी तोपें वगैरह दाग के ना रख रखी हो। उसको इनोसेंट पैसेज कहा जाता है नेवल भाषा में। इनोसेंट पैसेज का मतलब ये है कि मान लो कोई गनशिप है, यानी कि किसी आर्टिलरी गन लगी हुई है किसी बड़े जहाज पे, तो ऐसा नहीं है कि आप आर्टिलरी गन तट की तरफ पॉइंट करके फिर निकल रहे हो, नहीं। वो एक थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन होती है। अगर आपकी गन्स लोअर डाउन है, आपने कोई मिलिट्री पोजीशंस अख्तियार नहीं कर रखी, अगर सबमरीन है तो वो सतह पर चल रही है, तो उसको इनोसेंट पैसेज का अनुमति दी जाती है कि वो ट्रांजिट कर सकता है। लेकिन कई देश ऐसे हैं कि जो दूसरे देशों को ये बोलते हैं कि अगर आपके मिलिट्री जहाज हैं, नेवल जहाज हैं, तो आप उनकी परमिशन पहले से ले लो, वो बेटर होगा। लेकिन जैसे अगर स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि मान लो सुएज कैनाल है, अब उससे निकलना है तो वो तो रास्ता ही एक ही है, आप वहां 22 किलोमीटर के अंदर आओगे इजिप्ट के वाटर्स के अंदर, तो इसीलिए वहां पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना होता है उन देशों को। ये रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ देशों की, लेकिन कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप इनोसेंट पैसेज है, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के उद्देश्य से वहां पर हो, तो आप पास कर सकते हो। और यही सॉवरेंटी एयर स्पेस में भी है, यानी कि एग्जैक्टली 22 किलोमीटर ऊपर तक एयर स्पेस और नीचे सी बेड यानी कि समुद्र की सतह के नीचे भी ये सेम क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन कई जगह दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि दो देश हैं, उनके बीच में 22 नॉटिकल माइल जितनी या 44 नॉटिकल माइल जितनी जगह नहीं है। तो मान लो ये कंट्री ए है, ये बी है, ये बीच में स्ट्रेट है, कोई समुद्री बॉडी है। अब यहां पर ये डिस्टेंस पूरा 44 नॉटिकल माइल नहीं है कि 22 इनको मिल जाए 22 इनको मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाएगा। मान लो अगर ये 20 नॉटिकल माइल का है तो 10 नॉटिकल माइल पर एक बाउंड्री दोनों आपस में बना लेंगे, तो 10-10 नॉटिकल माइल की दोनों की टेरिटोरियल बाउंड्री हो गई। लेकिन यहां पर आपसी सहमति होना जरूरी है। हो सकता है कि कंट्री बी ये मान जाए कि हम 8 में मान लेते हैं, आप 12 कर लो, कुछ समझौता भी करा जा सकता है कि वन कैन चूज टू क्लेम अ स्मॉलर टेरिटोरियल एरिया। अब इस 12 नॉटिकल माइल के टेरिटोरियल सी के बाद अगला जोन होता है कंटीग्यूअस जोन। कंटीग्यूअस जोन भी अगेन 12 नॉटिकल माइल का होता है। इसमें कुछ कानून देश के लागू होते हैं जैसे कि कस्टम्स, इमिग्रेशन, आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यहां पर नहीं फैला सकते, एनवायरमेंटल लॉज वगैरह यहां पर लागू होंगे। लेकिन इस कंटीग्यूअस जोन में कोई भी दूसरे देश का जहाज आराम से आ सकता है, जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे टेरिटोरियल वाटर है उसमें हम फिर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम चाहें तो भारत का कोस्ट गार्ड अगर कहे कि पाकिस्तान के जहाज यहां पर नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन कंटीग्यूअस जोन में आप किसी को रोक नहीं सकते। और इस 24 माइल के कंटीग्यूअस जोन के खत्म होते ही आगे वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से ओपन है। कोई भी देश का जहाज यहां पर आ सकता है, जा सकता है, लेकिन वो ऑयल ड्रिलिंग या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर कोई दूसरा देश कोई इकोनॉमिक गतिविधि नहीं कर सकता, लेकिन उसके जहाज आराम से आ जा सकते हैं। इस बात को आप समझो, ठीक है। तो यहां पर इंटरनेशनल वॉरशिप्स भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के समुद्री संसाधनों पर हक उस देश का होगा जहां से वो बाउंड्री उसकी आती है, उस 24 नॉटिकल माइल के अंदर। यहां से आप तेल या फिर गैस का उत्खनन भी कर सकते हैं, ये सारी परमिशंस उस देश के पास होंगी। लेकिन EEZ का मैक्सिमम एक्सटेंट 200 नॉटिकल माइल होगा, और इसके अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। टेरिटोरियल कंटिग्यूअस जोन यानी कि 12 और 12 वो आ गए, और बाकी का कितना बचा, ये 24 माइनस हो गया ना, तो 176। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 12 12 176, टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये एरिया हो जाता है। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना कि कोई भी देश अपने टेरिटोरियल वाटर के 12 नॉटिकल माइल के आगे किसी भी दूसरे देश के जहाज को रोक नहीं सकता है आने जाने से, और इसी की सारी प्रॉब्लम है इस टर्की और ग्रीस के डिस्प्यूट में। तो आई होप आपको ये बातें याद रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नॉटिकल माइल का क्या है, टेरिटोरियल एरिया, फिर 12 माइल का कंटीग्यूअस जोन, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, या जिसको हाई सी भी कहा जाता है कई बार। तो ये फंडे आप समझ चुके हैं। तो देखो भारत का नक्शा आपको मैं दिखाता हूं। जैसे देखो, अब इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यहां पर तो 200 नॉटिकल माइल तक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा देश यहां पर ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेकिन देखो श्रीलंका के साथ हम यहां पर ओवरलैप करते हैं, तो हमने आपस में समझौता कर रखा है कि जो भी मिड पॉइंट होगा वो माना जाएगा, ठीक है। तो श्रीलंका का भी आप देखो यहां तक तो आराम से 200 नॉटिकल माइल है, लेकिन यहां भारत के साथ ओवरलैप है तो इनका भी एरिया थोड़ा छोटा है। इधर हमारा मालदीव्स के साथ यहां पर हमने सेटलमेंट कर रखा है, बांग्लादेश के साथ हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ था,
तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे आर्बिट्रेशन में, वहां पर हमारे खिलाफ फैसला आया, थोड़ा सा हमें नुकसान हो गया था, हम ज़्यादा एरिया क्लेम कर रहे थे। तो ये इस तरह से बॉर्डर को बनाया जाता है। लेकिन भारत इस मामले में थोड़ा लकी है कि हमारे आसपास ज़्यादा देश नहीं है, यहाँ पर केवल एक श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हैं जिनके साथ हमें ये बॉर्डर यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो रहा है, बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अंडमान निकोबार के कारण हमें काफ़ी एरिया यहाँ पर मिल जाता है। तो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दैट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन ग्रीस और टर्की के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर वो जो आइलैंड्स है ना ग्रीस के, वो बिल्कुल टर्की के मेन लैंड के पास है। अब आप देखो ये ब्राउन कलर के जितने भी आइलैंड्स नजर आ रहे हैं ये सब ग्रीस के हैं, लेकिन ये टर्की के मेन लैंड के कितना नजदीक हैं। तो अब ग्रीस क्या कहता है कि आइलैंड हमारा है तो इसके आसपास का क्षेत्र भी हमारा होगा, समुद्री जोन भी हमारा होगा। और टर्की क्या कहता है कि ऐसे तो आप सारे आइलैंड से काउंट करोगे तो हमारे पास तो बिल्कुल यहाँ जगह ही नहीं बचेगी, हम तो अपने 2-4 नॉटिकल माइल में सिमट कर रह जाएंगे। तो आप इन आइलैंड को काउंट मत करो, आप यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो एजियन सी में, इसको हम मानेंगे। तो इसको लेकर तो विवाद चल ही रहा है। और दूसरा जो अभी मेन रीजन है विवाद का वो ये वाला एरिया है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, क्योंकि यहां पर तेल और गैस के भंडार मिल चुके हैं, इसीलिए यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है। यहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहां पर भी है, लेकिन ज्यादा अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो इस एरिया में चल रही है। तो टर्की यहां पर इस लाइन को या फिर इस एरिया को क्लेम करता है, ये जो डार्क ग्रीन लाइन बनी हुई है। और ग्रीस किसको क्लेम करता है, ये वाली ग्रीस की क्लेम है। तो आप देखोगे कि इन दोनों का एरिया ओवरलैप हो रहा है, इतना बड़ा एरिया ओवरलैप है। और अभी जो रीसेंट समस्या है वो मेनली इस एरिया को लेकर चल रही है। अब एक बात और याद रखना कि टर्की ने यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया हुआ है। बहुत कम देश हैं जिन्होंने यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया है, जिनमें बड़े देश हैं यूएसए, इजराइल और टर्की। देखो बाकी ये सारे तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, तो ये साइन करे ना करें उससे इतना कोई मतलब नहीं है। सदर्न सोमालिया भी करे ना करे, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। लेकिन टर्की और यूएस के साइन ना करने से और इजराइल के साइन ना करने से काफी दिक्कतें आती रहती है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये एक और इसकी डेफिनेशन है कि जहां तक उस देश का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां तक उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को माना जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये एक तरह का शैलो समुद्र होता है, इसमें इतनी डेप्थ नहीं होती सी की। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। अब ग्रीस और टर्की के बीच में ये समुद्री सीमा का विवाद कोई एक पर्टिकुलर आयाम को लेकर नहीं है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। पहला, दोनों देश अपने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर सहमत नहीं है। ग्रीस कहता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा, टर्की कहता है कि हमारा बड़ा, तो हम ज्यादा आगे तक बढ़ेंगे। फिर उसमें मैरीटाइम राइट्स आ जाती हैं ड्यू टू दिस कि कौन वहां पर ड्रिलिंग करेगा, किसके पास गैस का दोहन का अधिकार होगा। एयर स्पेस को लेकर भी दिक्कत है मेडिटेरेनियन सी में। एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर दिक्कत है। साइप्रस की समस्या है क्योंकि साइप्रस 2 हिस्सों में विभाजित है, एक सरकार को ग्रीस सपोर्ट करता है, एक को टर्की सपोर्ट करता है। और कई सारे आइलैंड्स हैं एजियन सी में जिनके स्टेटस पर भी टर्की क्लेम करता है कि ये आइलैंड्स तो हमारे हैं। अब ठीक है कोई 1000 साल पहले तुम्हारे रहे होंगे, लेकिन अब ये हमारे कोस्ट के निकट हैं, तो हम इन पर हमारी सॉवरेंटी होनी चाहिए। लेकिन वो ग्रीस अभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो आप देख रहे हो कि एजियन सी में ग्रीस का जो जोन है वो बिल्कुल टर्की के एकदम तट तक आता है। टर्की का जो समुद्री तट है उसको वहां पर यहां ज्यादा स्पेस नहीं मिलती उनको। तो ग्रीस चाहे मेनलैंड उसका यहां खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपने आइलैंड्स के दम पर काफी बड़ा इकोनॉमिक जोन क्लेम करता है और उसमें एनर्जी रिसोर्सेज को क्लेम करता है। अब इस एरिया में क्योंकि गैस के रिसोर्सेज मिले हैं तो यहां पर भी और कॉम्प्लिकेट हो गई ये चीजें, क्योंकि एक तरफ है यहां पर साइप्रस जो कि अगेन 2 हिस्सों में विभाजित है। ये जो उत्तरी साइप्रस है इसको टर्की की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और दक्षिणी साइप्रस की सरकार को ग्रीस सपोर्ट करता है। तो यहां पर इनका एक अलग चल रहा है झगड़ा इसको लेकर। तो साइप्रस के भी टेरिटोरियल क्लेम्स अलग अलग हैं। उत्तर और दक्षिण साइप्रस की जो सरकारें हैं, उत्तर वाले हैं वो टर्की को सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो टर्की के क्लेम को यहां पर ज्यादा साथ देते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया है इसमें तेल और गैस के दोहन को लेकर ये लड़ाई अभी चल रही है। टर्की की कोस्टलाइन भारत से भी ज्यादा है, आप जानकर काफी हैरान हो गए। हमारी कोस्टलाइन 7,500 किलोमीटर है, टर्की की ऑलमोस्ट 8,333 किलोमीटर की कोस्टलाइन है। तो इसके कारण इनको 4,62,000 स्क्वायर किलोमीटर का पोटेंशियल जुरिस्डिक्शन एरिया मिलना चाहिए था, लेकिन इतना इनको मिलता नहीं है क्योंकि ग्रीक जो आइलैंड्स हैं उसके कारण ग्रीस को ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल जाता है। और इन आइलैंड्स के कारण ग्रीस इस पूरे एजियन सी में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहता है। ग्रीस के द्वारा क्लेम किया गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप यहां पर देखो, ये उसकी बाउंड्री है, इतना वो क्लेम करते हैं। और अगर इनके क्लेम को मान लिया जाए तो टर्की के पास केवल इतनी सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की संभावना बचती है। और इसके अंदर ये देखो साइप्रस का अलग मान रहे हैं, तो यानी टर्की के पास तो यहां पर भी कुछ नहीं बचेगा। इधर इटली के साथ इन्होंने जनवरी में एक एग्रीमेंट साइन करके अपनी ये वाली बाउंड्री फिक्स कर ली। इन दोनों ने मान लिया कि जो आधा मिड पॉइंट है वहां पर हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम बॉर्डर फिक्स कर देते हैं। ग्रीस के इस दावे को टर्की कैसे खारिज करता है? टर्की एग्जांपल देता है कि भाई आपके इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जो हमारी कोस्ट लाइन के बिल्कुल 3-4 किलोमीटर के निकट हैं,
तो ऐसे में ये थोड़ा ना होगा कि हम केवल 2 किलोमीटर की हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगी। आप आइलैंड को मत गिनो ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए, आप अपने मेन लैंड से गिनो, आप यहां से काउंट करो, इस जगह से कैलकुलेशंस करो, आप इन आइलैंड से कैलकुलेशंस ना करो। ये इनका टर्की का कहना है। अब ये मुद्दा 2020 अगस्त में थोड़ा फ्लेयर अप हो गया था जब टर्की का एक ऑयल एंड गैस सर्वे शिप जिसका नाम था ओरुक रेस, ये भेजा गया था टर्की के द्वारा मेडिटेरेनियन में। तो यहां पर ये एक्सप्लोरेशन कर रहा था, तो इसके पीछे ग्रीस की नेवी के कुछ जहाज आ गए थे और ऑलमोस्ट कॉलिजन हो ही गया था और ऐसा लग रहा था कि एक छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाएगी। थैंकफुली लड़ाई नहीं हुई, उस समय यूरोपियन यूनियन ने मामला संभाल लिया, लेकिन ईयू ने टर्की को काफी धमकाया उस समय कि सैंक्शन लगा देंगे आप पर अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहोगे, ये ग्रीस के साथ आप पंगे लेने बंद कर दो। जबकि टर्की का ये कहना था कि भाई हम तो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ऑयल एंड गैस का सर्वे कर रहे हैं, इसमें ग्रीस को क्या दिक्कत है, वो अपनी नेवी क्यों भेज रहा है हमारे पीछे। उसके बाद टर्की ने भी अपने नेवी के शिप्स को भेज दिया था ओरुक रेस के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये मामला उस समय काफी गर्मा गया था। दूसरा आयाम यह है कि टर्की इस बात से ज्यादा खुश नहीं है कि वो अपने मिलिट्री शिप्स को आसानी से मनूवर नहीं कर सकता, जहां चाहे वो भेज नहीं सकता अपनी ही कोस्टलाइन में। क्योंकि मान लो टर्की का कोई जहाज इस एरिया में घूम रहा है तो उसको ग्रीस के एरिया में माना जाएगा, ग्रीस तो यही कहेगा कि ये तो हमारा कंटिग्यूअस जोन है, तो आप परमिशन लो हमसे, आप अपने नेवल जहाजों को यहां कैसे भेज रहे हो, सबमरीन्स को कैसे भेज रहे हो। तो टर्की इस सिचुएशन से ज्यादा खुश नहीं है। तो टर्की ने 2013 में एक नई डॉक्ट्राइन अपनाई, उसको इसने कहा ब्लू होमलैंड, कि ये जो ब्लू कलर में एरिया दिख रहा है ये हमारा होमलैंड है और इसमें हम आसानी से घूमेंगे, हमारे जहाज वगैरह आराम से जा सकते हैं, कोई हमें इसमें रोक नहीं सकता। और यहां पर हमसे अगर कोई रोक टोक करेगा तो हम उसके खिलाफ थोड़ी सी एग्रेसिव पोजिशनिंग लेंगे। तो ये जो मिलिट्री शिप्स पास करने वाला मामला है ना, ये काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ग्रीस क्या करता है जब भी इनके मिलिट्री शिप्स आते हैं तो बोलता है कि परमिशन लो, लेकिन टर्की परमिशन क्यों कहेगा। टर्की कहता है तो हमारे ही घर के पास का इलाका है, यहां पर हम परमिशन नहीं लेना चाहते हैं। इसको लेकर भी दोनों के बीच में काफी तनातनी चल रही है। तो ये ब्लू होमलैंड नाम याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर कि ये ब्लू होमलैंड डॉक्ट्राइन किसकी है, टर्की की है, क्यों है, ग्रीस के कारण जो उनका डिस्प्यूट है मेनली उसके लिए। एक और आयाम है साइप्रस की समस्या का। तो देखो साइप्रस का जो द्वीप है, यहां पर 1974 में एक सिविल वॉर छिड़ गया था, 2 हिस्सों में आइलैंड बट गया। उत्तरी साइड जो है उसको टर्की सपोर्ट करता है, दक्षिण को ग्रीस सपोर्ट करता है। दोनों ने अपनी अपनी सरकारें बना रखी हैं और दोनों सरकारों ने अपने अलग अलग EEZ क्लेम कर रखे हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइप्रस कहता है कि ये एरिया हमारा है और इसमें ये वो टर्की के जहाजों को आराम से आने जाने देते हैं, जबकि टर्की कहता है कि ना केवल ये उत्तर वाला बल्कि ये पूरा जो एरिया है ये हमारा EEZ है, ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार तो ये पूरा आइलैंड नॉर्थ साइप्रस की सरकार के अधीन होना चाहिए। तो ये साइप्रस का मामला थोड़ा सा और इसको उलझा देता। अब मार्च में ये मामला फिर से चर्चा में आया क्योंकि ग्रीस ने इजराइल के साथ एक अंडर सी केबल का काम शुरू किया है। ये केबल क्या करेगी, इजराइल और ग्रीस के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को जोड़ देगी। टर्की को आपत्ति हुई, बोलता है कि टर्की की ये तो हमारे एरिया में से निकल रही है तो इस केबल को आप नहीं लगा सकते। तो इसको लेकर ये मामला अभी थोड़ा सा फिर से चर्चा में आया है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ग्रीस, इजराइल और साइप्रस के जोड़े जाएंगे, टर्की के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के थ्रू ये केबल जा रहा है, ये टर्की की आपत्ति है। दूसरा कारण यह भी था कि पिछले हफ्ते इजराइल, ग्रीस और साइप्रस तीनों ने मिलकर एक कॉमन नेवल ड्रिल भी करी थी, नेवल एक्सरसाइज करी थी, और इससे भी टर्की थोड़ा सा नाराज हो गया था कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो, अंडर सी केबल, उसके बाद ये नेवल एक्सरसाइज। तो दोनों ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि हम बातचीत करेंगे। हालांकि ये जनवरी में ही तय हो गया था कि बातचीत करेंगे, लेकिन इस बातचीत के शुरू होने के पहले ही ये नेवल एक्सरसाइज करके थोड़ा सा टर्की को नाराज कर दिया गया। फिर भी बातचीत शुरू होती है 16 तारीख को और 3-4 दिन बाद चली और उसके बाद बेनतीजा खत्म हो गई है। अभी तक ये दोनों फाइनलाइज इसको नहीं कर पाए हैं। इस मुद्दे में एक और आयाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो जो नेटो बेसिकली यूएसए और जो उसके एलाइज हैं वो टर्की से इस वक्त थोड़े नाराज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि टर्की रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। हम भी खरीद रहे हैं, हमसे भी ये यूएस नाराज ही है इसको लेकर। तो ये सेम मुद्दा टर्की के साथ भी चल रहा है। फिर नेटो का कहना है कि भाई आप तो नेटो के सदस्य हो, टर्की को ये कहते हैं, तो आप क्यों अपने ग्रीस नेटो एलाई के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, शांति से इसको सुलझा दो और अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड भी थोड़ा सा सुधार लो। तो EU लीडर्स जो हैं वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की सिचुएशन को 25-26 मार्च को भी डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा नतीजा निकलेगा नहीं, मैं अभी से आपको कह देता हूँ, पर्सनली मुझे पता है। इसमें खाली वो स्टेटमेंट जारी करेंगे, टर्की अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नाराज होगा जारी करेगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन इसमें नहीं होने वाला है। ग्रीस अब ये कह रहा है कि इस मामले को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते हैं। अगर वहां पर लेकर जाते हैं तो प्रोबेबली इसका एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन हमें